हमारे साथ मारूफ मॉर्निंग शो एंकर और होस्ट, अच्छा इसके अलावा अदाकारा भी हैं, एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर शाइस्ता लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। और ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये मैंने सिर्फ खाना पूरी की है इनके बारे में बताकर। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब ये जो तहकीक सामने आई है बड़ी ही डिस्टर्बिंग किस्म की तहकीक है ये, और कि ये हेयर स्ट्रेटनिंग हो रही है, हेयर डाइज यूज़ हो रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन द होल वर्ल्ड। हमारे रीजन में भी ज़ाहिर है ये बहुत कॉमन है, और ये यूट्राइन कैंसर का बायस बन रहे हैं। तो इस बारे में क्या बता सकेंगी कि ये कितना ख़तरनाक होता है, वाकई इसमें क्या रिलेशन है ये? अच्छा, ये मैं बताऊं, ये कोई तहकीक पहली दफ़ा नहीं हुई है इस तरह की यूट्राइन कैंसर के हवाले से। लेकिन उसके अलावा जितने ख़वातीन के हार्मोन बेस्ड कैंसर्स हैं, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर स्टडीज़ हुई हैं और कुछ पॉइंट ये भी ऑब्ज़र्व किए गए हैं कि उसकी वजह से सिर्फ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट नहीं, हेयर डाइज भी आते हैं, हेयर केमिकल्स भी आ जाते हैं, प्रॉबेबली सल्फेट वाले शैम्पूज़ भी आ जाते हैं, जिन्हें मेटल शैम्पूज़ हम लोग आजकल जो नॉर्मली कॉस्मेटिक शैम्पूज़ यूज़ हो रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं है। अच्छा, दूसरी ये जिस रिसर्च के भी आप थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, ये एक्चुअली रिसर्च यूएस में हुई है और इसको ब्रेक किया एक रिपोर्टर ने, वहाँ की वॉशिंगटन पोस्ट में काम करती हैं वो अदिला सुलेमान। और मज़ेदार बात यह है कि ये रिसर्च, हम डर जाते हैं क्योंकि वो इंस्टा पे जो भी खबर आ गई फ़ौरन उसको एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये एक ऐसी कोहोर्ट स्टडी है जो 11 साल पे मुश्तमिल है। उसमें उन्होंने कोई 34,000 के करीब केसेस लिए हैं। उसमें से कुछ तादाद जो कि वहाँ एथनिसिटी आपको पता है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उसमें जो नीग्रो ख़वातीन हैं, हाँ, ब्लैक वुमेन जिन्हें कहा जाता है यूएस में, उन उन ख़वातीन के हवाले से ये रिसर्च आई है कि उसकी रीज़न एक बहुत बड़ी ये दी गई है क्योंकि उनके बाल उनकी एथनिसिटी में, उनकी रेस में ऐसे हैं कि उनके बाल कर्ल होते हैं, तो वो हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो अच्छा है हमारे यहाँ भी बच्चियाँ बच जाएंगी क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स और बहुत चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं बिफोर हेयर ड्रायर या कोई कलर या टोंग व्हाटएवर जो भी यूज़ करती हैं। अच्छी बात है, बट लेकिन इसको कंफर्म समझ लेना ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ख़ास केमिकल्स हैं जिनके लिए अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो मेडिकेटेड शैम्पूज़ भी होते हैं। पहले हमें पता नहीं था, ये भी रिसर्च आई तो उसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू बनने लगे। इसी तरह पैराबीन्स, बिस्फेनॉल, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं कि अगर किसी भी हेयर प्रोडक्ट में हो तो आम आदमी के लिए या आम औरत के लिए ये जानना काफ़ी है कि वो जब भी हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट ले रही है या कोई भी बालों पर इस्तेमाल करने की प्रोडक्ट ले रही है तो उनमें ये 3-4 चीज़ें ना हो, देन यू आर सेफ। और बाय द वे यूट्राइन कैंसर हमारे रीजन में इतना प्रिवलेंट नहीं है। हमारे यहाँ हमसे रिलेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर्स। ये यूएस जो रीजन है उसमें ज़्यादा ओवेरियन कैंसर्स होते हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने मेंशन किया कि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसमें देख लें कि ये 2-3 चीज़ें ना हो, ये थोड़ा सा प्लीज़ दोबारा से बता दीजिएगा। कि अगर आप हेयर डाई वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो क्या इंग्रेडिएंट्स देखें कि अगर उसमें शामिल है तो इसका मतलब है खतरे की घंटी। मेटल रिलेटेड एनी इंग्रेडिएंट जिसमें नाम सल्फेट का भी आता है, ठीक है, पैराबीन्स और बिस्फेनॉल, ये 3 चीज़ें ना हो तो बेहतर है वो प्रोडक्ट। लेकिन और दूसरी बात ये कि अगर आपके सर पर ख़ास तौर पर खुश्की है, और खुश्की से आप बच्चियाँ भी जो बहुत ज़्यादा जिनके डैंड्रफ होती है तो वो खुजाते हैं, और खुजाने के बाद हमारे नाखूनों से उसमें स्मॉल पंक्चर हो जाते हैं हमारी स्कैल्प में। ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनके दाने हो रहे हैं या स्कैल्प में कुछ इस तरह का सिबोरिया या डर्माटाइटिस या सोराइसिस या इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी स्कैल्प में मौजूद हैं, तो वो ख़वातीन अगर इस तरह की प्रोडक्ट ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्ट फिर जो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है वो हो जाती है, एंड दैट देन गोज़ इनटू सिस्टम एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम।
सही है। अच्छा शाइस्ता साहब ये भी बताएं कि मैंने एक केस देखा और वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि एक खातून को मैं जानती हूँ, वो हेयर डाई करती हैं, ज़ाहिर है अब उनकी एज है, वो कहती हैं मैंने सफ़ेद बालों को छुपाना है, तो वो हेयर डाई करती हैं, उससे वो करते करते वक्त के साथ साथ उनके माथे पे और गर्दन पे हल्के हल्के जिसको कहते हैं ना पिगमेंटेशन हो गई, तो उनको किसी डॉक्टर ने कहा शायद यूर एलर्जिक टू अमोनिया, तो आप अमोनिया फ्री डाइज जो है वो इस्तेमाल करें। तो क्या वाकई ये इस किस्म की एलर्जीज भी ख़वातीन को हो जाती हैं अमोनिया से या जो हमारे हेयर डाइज हैं उनसे? जी, पिगमेंटेशन का एक बहुत बड़ा जो रीज़न है हमारे रीजन में, इंडिया में और पाकिस्तान में, वो ये भी है कि लोग हेयर डाइज यूज़ करते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मेरी क्लिनिक पे तो बहुत हमारे सेटअप में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आती हैं जो परेशान हो जाती हैं। अभी स्टिल ऑन एयर? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हेलो जी आई कैन नॉट हेयर यू। नहीं हममें आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आई थिंक हमारी जो है वो लाइन ड्रॉप हो गई है, तो हम दोबारा से डायल कर लेते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से बात करेंगे। क्योंकि पिगमेंटेशन का बड़ा इशू है और ये हेयर डाइज वगैरह से फैलता है, लड़कियों को समझ में नहीं आती कि भाई ये क्यों हो रहा है, या जो बड़ी उम्र की खवातीन हैं उनको समझ में नहीं आती, तो इसका रीज़न हम पूछते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ। बहुत सारे मर्द हैं वो भी अपने बालों को डाई करते हैं, दाढ़ी को जो है वो कलर करते हैं, दोनों में हो सकती है। ये दोनों में कितना खतरनाक है, ये वाली एक चीज़ भी मुझे पूछनी है। फिर ये कि वो अच्छा फिर एक हमारे फिर वो पिगमेंटेशन हो गई है, अब उसका क्या करना है, धब्बे आ गए हैं और उसका फिर क्या करना है, ये भी लोगों को फिर समझ में नहीं आती। जी शाइस्ता साहिबा फरमाइए। जी सॉरी जी मैं आपको बिल्कुल सुन सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रही थी कि जी हाँ, हमारे यहाँ चूँकि हेयर डाइज बहुत कॉमन है, तो और हर थोड़े दिन बाद उसको ज़रूरत पड़ती है कॉस्मेटिकली बेहतर करने की, तो वो हर 3-4 हफ्ते बाद उसको रीयूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत झाइयाँ या पिगमेंटेशन और एक बिल्कुल डिस्कलरेशन हो जाती है। आप सही कह रही हैं। तो फिर अब उसका करें क्या? पिगमेंटेशन तो हो गई है, तो फिर वो खवातीन क्या करें? डाई इस्तेमाल करना छोड़ दें या कोई अमोनिया फ्री डाई देखें, या पिगमेंटेशन को किस तरह से ख़त्म करें? आई थिंक ये लाइन जो है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, और ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमें कोई मुस्तकिल लाइन इनके साथ बनानी चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके से अगर डिस्टर्ब होता रहा मामला तो ये कैसे करेंगे? गड़बड़ होती रहेगी। एक बार फिर कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में ऊंच नीच उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं मेरे दोस्त, ये सब होता है, ये सब होता है, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में ये सब नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हम जिंदा हैं? वरना तो अगर जिंदा ना हो, जिंदगी स्मूथली भी चल सकती है। नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं शिफा, बिल्कुल ऐसा है। रोज़ाना आप आते हैं, रोज़ाना आपका एक टारगेट होता है कि आज मैं ये करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती है उसके अंदर, फिर आप मुसलसल मज़ीद कोशिश करते हैं, फिर उस मुश्किल को उबूर करते हैं, उससे ज़्यादा खुशी मिलती है आपको। हाँ, ऐसा होता है। तो देखते हैं तो एक मरतबा फिर लाइन जो है वो हमारी जुड़ने का इंतजार हम करते हैं, बात करेंगे कि कौन से और इसके अलावा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कार्सिनोजेनिक जो हैं वो कार्सिनोजेनिक। सही। अच्छा, मेडिकल साइंस से चूंकि मेरा वास्ता ज़रा कम रहा है, तो ये वो सेगमेंट होते हैं उसका आसान हल है कैंसरस। हाँ ठीक है, क्योंकि नाम भी तो मुश्किल होते हैं ना उसमें। कैंसरस, कैंसर कॉजिंग। हाँ, कैंसर कॉजिंग, वो इजी आप कर दें किसी चीज़ को तो वो समझ में भी आ जाती है आपको इजीली, लेकिन वो इतने मुश्किल उसकी टर्मिनोलॉजीज होती है तो आप नहीं बाज़ औक़ात समझ सकते। और बहुत मरतबा हम ये करते हैं कि जी आजकल लैंग्वेज में भी मैंने देखा है कि जी जो आसान अल्फाज थे उनकी जगह मुश्किल लोग अल्फाज यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी प्रेजेंटेशन में जाए वो टेक्निकल जार्गन इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से ज़रा बन रहे होते हैं। लेकिन हालांकि सहाफ़त में सबसे बेसिक लेसन ये होता है कि आप चाहे राइट अप कर रहे हो, आर्टिकल्स वगैरह लिखें या प्रोग्राम कर रहे हो, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें अपने आर्टिकल्स में भी। कुछ लोग इतनी मुश्किल टर्म्स लिख देते हैं कि पढ़ने वाले बेचारा कंफ्यूज ही हो जाता है कि क्या कह रहे हैं। आधा टाइम तो वो गूगल की डिक्शनरी और थिसॉरस वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन अगर लाइन नहीं मिल रही तो हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं, ज़रा हम ज़रा अच्छा हो गए, मिल गई लाइन, चले। जी शाइस्ता साहिबा, ये कुछ लाइन जो है ना बार बार हमारी आज तंग कर रही है, लेकिन बहरहाल ये जो है ये लाइन हमारी आज बार बार हमें तंग तो कर रही है, लेकिन फिर भी हम भी डटे हुए हैं, हमने भी पीछा नहीं छोड़ना। जी शाइस्ता साहिबा, कैन यू हियर अस नाउ? नहीं नाज़रीन आ रही। ओके जी, आज हमारी लाइन जो है बड़ी गड़बड़ कर रही है, लेकिन चलें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। बताइए जी, अब खवातीन करें क्या? वो डाई करना भी नहीं छोड़ सकती, पिगमेंटेशन उनको हो गई है, अब उस पिगमेंटेशन का क्या करें? और फिर डाई का कोई नेमुल बदल है, कोई सब्स्टिट्यूट है हमारे पास? अच्छा
पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत डीपिगमेंटेशन एजेंट मिलते हैं। आप अपने किसी भी करीब के डॉक्टर जो कि स्किन में डील करते हो उनके पास जाएं, वो आपको ऐसे एजेंट्स दे देंगे जिससे वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। और हो सकता है क्योंकि ये रिवर्सिबल भी होती है, अगर तो नई नई शुरू हुई है, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसी ऑन स्पॉट आपको कोई चीज़ ढाई नज़र आए तो आप हमारे पास आ जाएं। और अगर तो पुरानी हो गई है तो फिर इसके ऊपर शायद लेजर्स भी यूज़ करने पड़े या अदर ट्रीटमेंट्स लाइक पील्स या इस तरह की चीज़ें। और तो ये है, आप डॉक्टर के पास जाके फ़ौरन अपने तरफ से प्लीज़ करने की कोई कोशिश ना करें। और एहतियात आप ये कर सकते हैं कि जब आप डाइज के लिए जाएं तो प्लीज़ कोई ना कोई लोशन, कोई ना कोई क्रीम जब भी आप डाई करा रहे हैं तो आगे तक लगाएं ज़रूर, ताकि वो उसका पिगमेंट आपके स्किन को ना टच करे। सही। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि बहुत सारे मर्द हज़रात जो हैं वो अपने बालों को कलर करते हैं, दाढ़ी को जो है वो डाई कर रहे होते हैं, तो क्या उनके लिए भी उतना ही ख़तरनाक है ये मामला? बिल्कुल, उनके लिए भी इतने ख़तरनाक है। आपने देखा नहीं, बहुत सारे अंकल होते हैं जिन्होंने दाढ़ियाँ बढ़ाई होती हैं और उसके बाद सिर्फ दाढ़ी के बाल काले नहीं होते वो डाई लगाने के, अंदर की स्किन पूरी का कलर चेंज हो चुका होता है। तो ये तो होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उनके लिए भी उतना ही डेंजरस है। हाँ, अच्छा, अब इन प्रोडक्ट्स केमिकल्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं? सो इट्स काइंड ऑफ वेस्ट जी, इट्स काइंड जी जी जी, इट्स काइंड ऑफ केमिकल बर्न, अच्छा, काइंड ऑफ केमिकल बर्न, क्योंकि केमिकल लगता है और स्किन वहीं से बर्न होती जाती है। जैसे वैक्स बुरा है स्किन के लिए, उसी तरह से ये डाइज भी उतने ही बुरे हैं अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। अच्छा, मेहंदी से भी तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कलर करते हैं अपने बालों को और दाढ़ी को। जी, मेहंदी अगर आपको केमिकल फ्री मिल जाती है तो लोगों की चॉइस है। अगर क्योंकि हर एक के बाल का पिगमेंट डिफरेंट होता है हर इंसान के, तो उसके ऊपर मेहंदी आपके बाल पे कुछ और कलर देगी, मेरे बाल पे इसी तरह जैसे हम दो कलर्स को मिक्स करते हैं। तो ये अगर आपको वो शेड अपने ऊपर अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आजकल केमिकल फ्री मेहंदी मिलना भी बहुत एक हैसल है ढूंढना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज तो वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है और नेचर पुराने ज़माने में ऐसे होता था, तो उतना वो बेहतर है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। अच्छा, इनके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता? कोई क्रीम्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता कि ये भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। या कोई एक्सपायर्ड क्रीम है, लोगों के घर में एक बोतल होती है बॉडी लोशन की और वो ख़त्म होके नहीं दे रही होती, तो लोग सारा फैमिली उससे लगा रही है और सालों वो चलती है, हर सर्दियों में वो बोतल निकल आती है लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। तो अब ये जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं या उन यूज्ड या एक वक्त के बाद उस चीज़ को फेंक देना, ये कितना ज़रूरी है और कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं जो कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं? आपने अपने सवाल में दो चीज़ें पूछी हैं, एक वो कौन सी क्रीम्स हैं या वो कौन सी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं विच कुड बी कार्सिनोजेनिक एज वेल, राइट? और एक दूसरा हम एक्सपायर्ड की बाद में बात करेंगे। एक तो हर वो चीज़ जो आपको हमारे ऑब्सेशन है खास रंगत का, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, तो उस रंगत के लिए वो 500 रुपए की, 1000 रुपए की क्रीम भी यूज़ करती है और फिर वो एंड अप होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से। मतलब स्किन पील होती रहती है, पतली होती रहती है और वो बहुत खुश होती है कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने ऑनलाइन देखी थी और मुझे चिट्टा कर दिया इस प्रोडक्ट ने, है ना? और होता क्या है कि उसकी स्किन थिन होती रहती है और थिनिंग ऑफ स्किन के साथ जैसे कि आप एक सर्टन एज में ख़वातीन और मर्द जाके उनकी भी बुढ़ापे में जैसे हमारे पेरेंट्स की थिन होती है स्किन, जब तो वो हर चीज़ का वो एक्सपोजर, जैसे आपकी इस वक्त कैमरा की लाइट लगी है या मेरे घर में ऊपर लाइट्स जल रही हैं, तो ये लाइट भी मुझे हार्म देंगी बिकॉज वो मेरी जो बैरियर था वो तो ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं तो चिट्टी हो रही हूँ। बिल्कुल सही है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लीचिंग क्रीम्स या ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर उम्र का असर नजर ही नहीं आता, जैसे आप खुद हैं। ये भी तो एक कोई राज होगा ना? अच्छा, ये मुझे पता था, ये तो फिर आपको मेरी क्लिनिक आना पड़ेगा। क्लिनिक आना पड़ेगा ताकि हम भी ऐसे हो जाए। ठीक है, और अब वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, अगर किसी प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट नहीं आई लेकिन बहुत टाइम हो गया, पड़ी उसका स्मेल चेंज हो गई है या कोई कलर में डिफरेंस आ गया है या कुछ भी नहीं हुआ लेकिन बहुत अरसा हो गया वो पड़ी हुई है, क्या करें? फेंक दें? अच्छा देखिए, एक तो ऑब्वियसली फेंकना पड़ेगा। एक तो कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं हमारे यहाँ जिसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि धूप में या सन का एक्सपोजर जहाँ भी होता है बहुत ज़्यादा, वहाँ नहीं रखनी चाहिए।
तो इतनी बहुत थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर हर खातून को, जो खातून खाना है, अपने बच्चों के लिए घर में ग्रोसरी के साथ कोई हाइड्रेशन आ रही है, क्योंकि अब तो वेदर चेंज हो रही है, इस्लामाबाद की भी चेंज हो रही है, पूरे मुल्क की चेंज हो रही है। हाँ, तो अब हमें बॉडी लोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले के जो एक तो उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, एक्सपायर है तो प्लीज़ फेंक दें, और नई लाएं तो उसमें खुदारा ये ना देखें कि वो लिखा होता है लफ्ज़ के ये, तो वो हर जगह चिट्टा होना इज़ नॉट दी हल। यस, हाँ, तो हाइड्रेशन स्किन के लिए, और ख़ास तौर पर आप जहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पूरी मुल्क की, लेकिन उस तरफ के एरियाज़ की बहुत ज़्यादा वेदर ऐसी है जहाँ ड्राइनेस शदीद होती है। उस ड्राइनेस वो बच्चों पे भी इफेक्ट करती है, बॉडी ड्राइनेस पूरी ऑल टुगेदर, और बड़ों पे भी वो करती है। तो ये बहुत सिलेक्शन जो है आपके, जो आप बॉडी लोशंस यूज़ कर रहे हैं, वो एक दफ़ा अगर आप डॉक्टर से मशवरा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बोतल आए और पूरे घर के लिए काफ़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है किसी बच्चे को आपके यहाँ डर्माटाइटिस हो, हाँ, एटॉपिक हो, तो वो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। हम ये कह जाते हैं इसकी तो स्किन बहुत खुश्क है, इसकी तो स्किन, आज अगर आपने उस स्किन खुश्क का इलाज नहीं किया, स्किन आपकी जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये हम सबको कभी रियलाइज ही नहीं होता। खुदा ताला ने आपको आंखें दी हैं, नाक दिए, कान दिए, दिल दिया है, फेफड़े दिए, सब कुछ दिया है, और इसी तरह से खुदा ताला ने आपको जो स्किन दी है वो आपकी इस बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम यही आज सबसे नहीं ज्यादा करेंगे तो फिर आगे जो है वो प्रॉब्लम होती मसले रहेगी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर शाइस्ता लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वाकई ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न के भी बड़े मसाइल हैं। हाँ, इस सीज़न का सबसे बड़ा मसला तो वो भी है कि पंखा तेज़ कर दो, स्लो कर दो, तेज़ कर दो, स्लो कर दो, या फिर आखिर अजीब में एक लड़ाई चल रही होती है इस सीज़न में। हाँ, फिर आखिर में ये फैसला हो जाता है। इस सीज़न के बड़े मसाइल हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। थैंक यू जी डॉक्टर शाइस्ता, बहुत शुक्रिया आपका।